गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं कि गुप्त काल ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो गया है, उसके कुछ विविध पहलू देखेंगे और आज हमारी क्लास शुरू होगी किससे, आपके गुप्तोत्तर काल, गुप्तों के बाद में पोस्ट गुप्तास क्या होता है उसको देखेंगे। अच्छा, इसको प्री मेडिवल भी बोलते हैं क्योंकि यहीं से मध्यकाल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इनका चीजें हैं, कुछ रह गई थी विविध वाली, आर्ट एंड कल्चर वाला रह गया था, उनको थोड़ा देख लेंगे। फिर थोड़ी सी क्लास है आज की, उसके बाद में जो है ना, मतलब ये वाली गुप्तों वाली, फिर आपका शुरू हो जाएगा हर्षवर्धन वाला, या बाकी कौन कौन से आए थे गुप्तों के बाद में। ये पुष्यभूति हैं थानेश्वर वाले, हरियाणा क्षेत्र से, वहाँ पे ये हैं। कन्नौज में मौकदी हैं, वल्लभी आपके गुजरात साइड में कौन है, आपके मैत्रक हैं। इधर देखोगे तो बंगाल साइड में कौन है, गौड़, चंद्रवंशी भी बोल देते हैं, शशांक वगैरह, ये मालवा प्रदेश में कुछ लोग। तो इन सब की बातें करेंगे। तो गुप्तों के एडवांसेस की बात करेंगे तो लिटरेचर एंड पोइट्री इनके टाइम पे खूब हुई है। यूज ऑफ संस्कृत टू राइट स्टोरीज, बुद्धिस्ट केव पेंटिंग्स यहाँ देखने को मिलेगी अजंता में। और वो कौन है आपके, बोधिसत्व, क्या नाम है उनका, पद्मपाणि। हाथ में क्या है, पद्म बोले तो कमल है, इस तरीके से अजंता की गुफाओं में बुद्ध धर्म से रिलेटेड चीजें भी देखने को मिलेगी। आर्किटेक्चर क्या है, बुल्ड लार्ज हिंदू टेम्पल्स, कहते हैं मंदिर निर्माण की जो कला शुरू होती है वो किसके टाइम पे शुरू होती है, आपकी गुप्तों के काल में शुरू होती है। बुद्धिस्ट आपके स्तूप भी बहुत सारे आपके देखने को मिलेंगे। इन्फ्लुएंस कंस्ट्रक्शन ऑफ द पेगोडास इन चाइना, चाइना में कुछ पेगोडा बने बाद में। चाइना में कैसे देखो बिल्डिंग बनी रहती है उस तरीके से, ठीक है, तो वो भी इन्हीं की वजह से, इन्हीं से इन्फ्लुएंस्ड हुए। बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी आपको। ये स्तूप वगैरह भी हैं इनको लेकर के। ये अजंता की गुफाएं हैं जहाँ पे क्या है, आपकी के पेंटिंग है स्पेशली। ये सब बुद्ध काल, उसकी गुप्त काल की हैं। ये इस तरीके से आपके जो पेगोडास देखने को मिलेंगे चाइना में, इस तरह की बिल्डिंग देखने को मिलती है ना, वो सब गुप्तों की वजह से ये इन्हीं से आपके वो हैं। कहेंगे गुप्तों के कोई साम्राज्य का उदय हुआ है, स्टार्टिंग हुई है, तो उसका क्या होगा, एक दिन डिक्लाइन भी देखने को मिलेगा। तो कहते हैं कि कारण क्या थे, एम्पायर लास्टेड फॉर 200 ईयर्स, लगभग 200 साल तक आपका प्रॉपर रूप से चला। रीजन क्या थे डिक्लाइन होने के, इन्वेजन बाय द नोमैडिक हुन्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये आपका सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं आज के समय, बताओ जल्दी से, KTU KT। तो हम हिंदुस्तान से चलेंगे, ऊपर क्या है, हिंदुस्तान के ऊपर क्या है, ताज, और ताज के ऊपर किरकिरा, और बीच में उज्बेकिस्तान, फिर नीचे क्या है आपका तुर्कमेनिस्तान, ऊपर कजाकिस्तान। KTU KT के ऊपर ही रहेगा, टी नीचे रहेगा, ठीक है, ओके। ये मध्य एशिया वाले हैं, कभी ये USSR का हिस्सा रहते थे। कुल मिला के बात है, इसी जगह से हुनों ने आक्रमण करा यहाँ पे। और कौन गुप्त शासक है जिसके टाइम पे पहली बार देखने को मिला, स्कंदगुप्त के टाइम पे देखने को मिला। हुनों के आक्रमण के लिए वो विशेषता जाना भी जाता है, ये हमने बातें करी थी, ठीक है। और लास्ट में कहते हैं कि वीक रूलर भी रहते, लास्ट के जो शासक हैं अच्छे नहीं रहे, यही कारण होता है कि दूसरी शक्तियां आपकी उदय भी हो पाती हैं। चलो, कल हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, तो हम टॉपिक उठाते हैं आपका कला एवं साहित्य वाला। साहित्य की दृष्टि से ये क्या कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है। प्रश्न रहेगा कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण वो कौन सा वंश है जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है, गुप्त वंश या गुप्त काल। कौन सा काल है जिसको आपका गुप्त वंश नहीं काल कहेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। तो गुप्त काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। रीजन है सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक का मतलब क्या है, मानव के द्वारा कोई भी चीजें आपकी सृजित की जाती है, कल्चरल। देखो हेरिटेज होती है ना दो तरह की, एक होती है प्राकृतिक और दूसरी होती है सांस्कृतिक। जो इंसान ने कोई उसमें इन्रिच किया है या वैल्यू इनहांस करी है, उसको कह देते हैं आपकी सांस्कृतिक वाली। संस्कृत में आपकी कला साहित्य ये सब कुछ आ जाते हैं, ठीक है। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कहूँ, सांस्कृतिक उपलब्धि कहूँ या कला साहित्य कहूँ, एक ही बात है, ज्यादा अंतर मत समझना। विशेषता क्या थी गुप्त काल की कला की, तो विदेशी प्रभाव से मुक्त हो गई थी इनकी कला। पूर्ववर्ती नग्नता का लोप हो गया था, जैसा कि आपको कुषाणों के टाइम पे देखने को मिलता है। हाँ, कुछ नग्न मूर्तियां देखने को मिलती हैं, विदेशी प्रभाव से मुक्त है, कौन सी, गुप्त काल वाली। इसलिए भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि अपना ओरिजिनल थॉट है इनके पास में, है ना, किसी की कॉपी नहीं है, नकल नहीं है। दूसरा क्या है, प्रथम बार संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण हुआ। और यहीं से एक प्रश्न बनता है, मंदिर निर्माण कला का जन्म किसके समय पे हुआ, तो गुप्तों के समय पे हुआ। ये जो आज जितने भव्य भव्य मंदिर देख रहे हो ना, ये इन्हीं ने स्टार्ट करे, इनसे पहले मंदिर का रहता नहीं था। पाषाण का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है इनके टाइम पे, लेकिन बात ध्यान रखिएगा, ईंटों का प्रयोग भी प्रारंभ इन्हीं के टाइम से हो गया। इनकी स्ट्रक्चर में देखोगे ज्यादातर पाषाण है, लेकिन इनने शुरुआत किसकी कर दी, ईंटों की भी शुरुआत कर दी है, ठीक है। कैसे प्रश्न बनेंगे हमको देखते रहना। अब चलो हम उठा लेते हैं, पहली कौन सी कला है, कला में उठाएंगे तो स्थापत्य कला। कौन सी है, स्थापत्य कला क्या होता है, जिसमें बिल्डिंग वगैरह बनती है, भवनों का इत्यादि का निर्माण होता है। तो इसमें देखेंगे सबसे जो मेन है, जो प्रिविलेंट है, वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। मैं कल बता चुका हूँ उसको, ठीक है, कोई ज्यादा डिटेल करनी नहीं है। भगवान विष्णु शेष की सैया पे लेटे हुए, नारायण को दिखाया गया है। शिखर का पहला उदाहरण है सर, मंदिर के ऊपर वो ऊपर होता है ना, इस तरीके से देखो आपके मंदिर में दिख रहा है वो पिरामिड टाइप के ऊपर, जिसको शिखर बोलते हैं, ठीक है। शिखर का संभवतः पहला उदाहरण माना जाता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर।
प्रश्न कैसे रहेगा? शिखर का, ये जो बनाते हैं ना मंदिर के ऊपर बन के तो उसका पहला उदाहरण कौन सा है? तो वह देवगण का दशावतार मंदिर। किस समय पे शुरू हुआ है? गुप्त काल में शुरू हुआ है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे कुछ मंदिर के अलावा गुफा मंदिर भी देखने को मिलेंगे, जैसे आपका बुद्ध गुफा मंदिर और ब्राह्मण गुफा मंदिर। देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। बुद्ध गुफा मंदिर और दूसरे आपके ब्राह्मण गुफा मंदिर, ये दोनों फेमस हैं। और ब्राह्मण गुफा मंदिर, इनमें से भी बात करेंगे तो ब्राह्मण गुफा मंदिर ध्यान रखना वो कहाँ पे है? उदयगिरी का मंदिर भी बोलते हैं उदयगिरी का ब्राह्मण गुफा मंदिर पूरा हो गया। और ये उदयगिरी कहाँ सर? आपके उड़ीसा में, आपको पता है, चीजें जोड़े रहो। और यहीं पे है वराह अवतार की विशाल मूर्ति स्थापित है। गुप्त काल में जो बड़ी विशेषता है वो है आपकी वराह अवतार की विशाल मूर्ति। वो कहां से पाई गई है? उदयगिरी की गुफाओं से। वो किस प्रकार का उदाहरण है? गुफा मंदिर का उदाहरण है गुफा मंदिर जरूर थोड़ी ना वैसे बने, मंदिर के रूप में गुफा को ही मंदिर के रूप में स्वरूप में आपका पूजा जाता है। तो कौन सा? ब्राह्मण गुफा मंदिर, जो कहां है? उदयगिरी का मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है, गुफा के अंदर है इस तरीके से। और एक प्रश्न रहेगा, पहली बार मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित कर उनकी उपासना शुरू हो गई थी। आजकल जो बड़े बड़े मंदिर दिखते हैं उनमें मूर्तियां दिखती हैं, शुरुआत हुई गुप्तों के टाइम से। पहली बार ऐसा हुआ कि केवल आप मेडिटेशन या दूसरी चीजें करके नहीं, भगवान को कहां स्थापित कर दिया आपने? मंदिरों में। और यहां से जुगाड़बाजी शुरू हो गई। तो पहली बार मूर्तियों को मंदिरों में किस समय पे, किस काल से स्थापित किया गया? गुप्त काल से। चीजें क्लियर हो रही है ना? तो बेस इतना हमने पढ़ लिया है कि कोई टेंशन है ही नहीं है, इतना इसमें साथ दिया है। अगला चलते हैं आपके मूर्ति कला एवं चित्रकला। पहले हमने स्थापत्य कला की बात कर ली, कला साहित्य की बात करें, फिर साहित्य करेंगे जो एग्जाम में अक्सर आता है। तो मूर्ति कला में क्या हो रहा है? किस प्रकार की मूर्तियां बनी है? चित्रकला में कौन से चित्र हैं? अजंता वाला चित्र ध्यान रखना, वो पद्मपाणि वाला। प्रमुख केंद्र क्या है मूर्ति कला के? तो मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। पहले उठाओ मथुरा, सारनाथ, बनारस वाला, फिर पाटलिपुत्र। सारे में क्रम में रखे ये मैंने लोकेशन के हिसाब से, रटना नहीं पड़ता। मथुरा कला तो वैसे भी फेमस है। आप बात करोगे मथुरा और सारनाथ वाला, यहाँ पे बुद्ध से संबंधित ज्यादा अच्छे, विष्णु और बुद्ध की प्रतिमाएं, मूर्तियां बनी खूब। इसमें दो ही प्रेवलेंट थे यहाँ पे, है ना? इसमें से विष्णु की भी देखने को मिली। तो मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र तीनों जगह देखने को मिली। लेकिन बुद्ध की बात करेंगे तो दो जगह है, देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया है समझाने के लिए, बाद में समझो तो ठीक है। नोट्स अपने आप ही कुछ न कुछ बयां करती है तो बुद्ध की जो मूर्तियां देखने को ली है, मूर्ति कला प्रेवलेंट रही है, वो है आपकी मथुरा और सारनाथ। ठीक है, ओके। आगे हम देखेंगे गंगा एवं यमुना का मूर्ति रूप 20 काल की देन है। इससे पहले गंगा और यमुना की मूर्ति नहीं हुआ करती थी, गुप्त काल से मूर्तियां शुरू हुई। गंगा को एक मूर्ति रूप दे दिया, वैसे तो नदी थी, यमुना को मूर्ति रूप दे दिया, वहां से पूजा होनी शुरू हो गई। ठीक है, अच्छा चलो, अब जब हमने यहाँ पे हमने बात करी, कुछ चित्रों को देख लेते हैं। चित्रों के अवशेष स्पेशली मिलते हैं इनको बाघ की गुफा से, बाघ की गुफा। ठीक है, उसके बाद में अजंता, फिर बादामी, ये 3 गुफाएं जहां से चित्र देखने को मिलते हैं। स्पेशली कौन सी? आपकी अजंता वाली, जिसमें से कितनी गुफाएं अजंता में? 29 गुफाएं। 29 में से गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17 और 19 ये आपके गुप्तकालीन है, सारी नहीं है गुप्तकालीन। कौन सी? अजंता की गुफाएं। ठीक है, तो अब ये क्या है आपका? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सी वाली? ठीक है, अजंता की गुफाओं का संबंध किससे है? कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। ठीक है, ओके। इसमें बात करें तो क्या है आपका? बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाओं में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? बोधिसत्व पद्मपाणि। बोधिसत्व है पद्मपाणि, जिनके हाथ में क्या है? कमल है, इसलिए उनको बोला जाता है। ठीक है, चलो कुछ गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो उनमें से है आपका, एक याद रखना है तो भीतर गांव का मंदिर है, कानपुर में पड़ता है। कानपुर कहां पड़ता है? यूपी में, तो इसको याद रखना, बाकी याद रहे ना रहे। दशावतार वाला तो मेन में आ गया, देवगढ़ का, वो यूपी वाले याद रखने आपको। ठीक है, और इनको भी याद रखना है, सीजल के लिहाज से सारे याद रखने हैं। भीतर गांव का मंदिर है, कानपुर में पड़ता है। और नचना कोठारा का पार्वती मंदिर है, वो पन्ना एमपी में पड़ता है, पन्ना है मध्य प्रदेश में पड़ता है। भूमरा का शिव मंदिर है, वो सतना में पड़ता है मध्य प्रदेश में। और तिगवा का विष्णु मंदिर है, वो जबलपुर एमपी में पड़ता है, जबलपुर। ठीक है, तो इनको देख लेना। और यूपी के लिहाज से देखना चाहोगे तो भीतर गांव का याद रखना। सीजल के लिहाज से सेंटर किया तो आपको सारे देखने पड़ेंगे एक दो बार। अब चलते हैं सर आपका मेन सेगमेंट पे आ जाते हैं इनके पे। तो वो है आपका शिक्षा एवं साहित्य के बारे में बात करेंगे। शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र हैं वो है वल्लभी, आपको पता है। बाद में वल्लभी में क्या उभरेगा? मैत्रक आएंगे। उज्जैनी, उज्जैनी तो वैसे भी था, वैसे ही आपका प्रमुख बन गया था चंद्रगुप्त द्वितीय की वजह से, उसने दूसरी राजधानी बना लिया था, शिक्षा का केंद्र है। और यहीं से आपको बड़े बड़े विद्वान मिलेंगे, जैसे आपके वराहमिहिर आदि आदि। ठीक है, मथुरा, काशी, पाटलिपुत्र ये तो थी। तो ये है आपके शिक्षा के केंद्र गुप्त काल के। अब चलते हैं आपके गुप्त काल में सबसे अधिक जो प्रगति की वो की आपकी गणित और ज्योतिष, इस क्षेत्र में हुई थी। कहते हैं कि आगे चल के शिक्षा का केंद्र नालंदा भी बना था कुमारगुप्त के बाद में, एक चीज प्लस करके छोड़ दिया यहाँ पे।
ये तो मेन थे। बाद में कालांतर में देखोगे तो नालंदा भी शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र उभरा। तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा प्रगति किसमें हुई आपकी शिक्षा में? गणित और ज्योतिष वाले में। ज्योतिष भी अपने आप में सब्जेक्ट रहता था। ओके, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, शल्य चिकित्सा का पितामह किसको बोला जाता है, या पिता बोला जाता है? पितामह किसको बोला जाता है? सुश्रुत को। किसको बोला जाता है? इनका समय है लगभग 800 BC का, ईस्वी में भी नहीं आए, बहुत पुराने ये, और ये 100 साल तक आप कीजिए तो बताओ कब खत्म हुए होंगे? 700 BC में, सही है ना? हाँ, BC में तो उल्टा चलेगा। वेरी गुड। और ये कहां से संबंध रखते हैं आपके? बनारस से। आपको एक बात बताएं, बनारस में धन्वंतरी है, भगवान धन्वंतरी क्या है? राजा है उस टाइम पे, समझ आ रही है ना? काशी के संस्थापक का नाम क्या है? कास। और कास के बेटे कौन हुए बताओ? धन्व। और वहीं से धन्वंतरी ये हैं, ठीक है? और धन्वंतरी के उसमें ही कौन रहे? सुश्रुत रहे। कमाल की बात है, 2 वैद्य मिल गए। हाँ, तो ये तो बनारस में रहे और वाराणसी में उस टाइम पे धन्वंतरी है, उन्हीं के प्रश्रय में रहे, उनके उसमें रहे। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसको कहते हैं सुश्रुत संहिता। काट दूंगा, ठीक है? क्या कहते हैं? सुश्रुत संहिता। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, सुश्रुत संहिता काटने की बात क्यों हो रही है? शल्य चिकित्सा का मतलब क्या होता है? चीर फाड़ वाली बात कर रहा हूं मैं। कहते हैं ना एंशिएंट सर्जन, तो वो है आपके 121 उपकरणों की बात कहते हैं कि किस तरीके से होता है। ये आंख की सर्जरी भी करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो यहां से चीजें शुरू होती है आपकी। चलो, तो शल्य का मतलब ये होता है, डीप करो तो इनमें भी हर एक शब्द में चले जाओ। शल्य का मतलब होता है पैना, जो तीर का पैना भाग होता है उसको शल्य बोलते हैं, वहां से शब्द बना है और उसी से वो करेंगे और क्या है। चलो सर आगे चलते हैं। अब एक नए व्यक्ति को उठाते हैं, आर्यभट्ट। आर्यभट्टी विजडम इंस्टीट्यूट भी है ना ऊपर। क्या है वो? गणितज्ञ हैं सर, गणितज्ञ हैं, इसलिए नाम सोचा मैंने कि कैसे होना चाहिए। तो कैसी विजडम होनी चाहिए बच्चों की? आर्यभट्टी विजडम। आर्यभट्ट विजडम नहीं, आर्यभट्टी विजडम, उनकी जैसी विजडम। तो महान वैज्ञानिक भी हैं, गणितज्ञ भी हैं, खगोल शास्त्री भी हैं। और इनका जन्म माना जाता है कहां हुआ था? कुसुमपुर में हुआ था। और आपको पता है कुसुमपुर बोले तो पटना में। आधुनिक क्या है? पटना, पाटलिपुत्र, ठीक है? 476 से लेकर के 550 AD तक ये रहे। 476 का मतलब क्या है? 5वीं शताब्दी। और 550 का मतलब क्या है? 550 का मतलब क्या है? 6ठी शताब्दी। 5वीं से 6ठी शताब्दी के हैं कौन? अच्छा, किसी का जन्म आपका 2000 से पहले हुआ है तो कौन सी सदी में पैदा हुए तुम? 20वीं में। और 21वीं में चल रहे हो। कौन कौन है 2 सदी का? बताओ जल्दी से हाथ खड़े करना। अरे हम तो यही हैं, कोई नहीं है? पुरानी सदी का कोई नहीं है? 2000 से पहले का? सुधा 2000 सभी है? सभी तो नहीं है। कीर्ति 2000 से पहले का? बाद में? बाद में, चलो ठीक। तो सर अच्छा समझाने के लिए बोल रहा था मैं, सुनो। तो क्या है आपका? इस टाइम पे आर्यभट्ट है और इन्होंने एक चीज प्रमाणित करी थी कि पृथ्वी क्या है? गोल है। सोचो उनके टाइम पे क्या है, अभी चीजें शुरू भी नहीं हुई, उससे पहले हमारे आर्यभट्टी ने बोल दी। आर्यभट्ट साहब ने क्या बोला? पृथ्वी क्या है? गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, अपनी एक्सिस पे घूमती है, इस तरीके से धुरी पे। तो कहते हैं ना हम लोगों को, कोई देश जब गुलाम बनाया जाता है ना, सबसे पहले उसकी जड़ें काटी जाती हैं उसके इतिहास से, क्योंकि हर व्यक्ति अपने इतिहास से क्या करता है? ऊर्जान्वित होता है। किसी के घर में पहलवान हो तो कहेंगे अरे तू कैसा आदमी, देख तेरे चचा ताऊ जो भी वटेवर ऐसे ऐसे ढींगरा रहा करते थे, नहीं थे? ऐसे होता है ना। तो किसी देश को गुलाम बनाओ ना हो तो उसके इतिहास से छेड़छाड़ कर दो या उसको गायब कर दो। आजकल देखते हैं कि सारी चीजें कहां से आई? साइंस कहां से आई? वेस्टर्न से आई। ऐसा कुछ नहीं भाई। मैं बताया था ना भारद्वाज जी ने क्या बनाया था? विमान शास्त्र वगैरह, उस पर काम करा है। यहीं से लोग ले गए, चोरी चकारी करी और वापस हम ही को चिप रहे। बहुत सारे इन्वेटर आए, हमारी जो यूनिवर्सिटीज में ज्ञान था, पुस्तकालय थे बड़े बड़े, वो जला दिए। जैसे जला दिए, जैसे कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। काकी मत बोलना, काकी तो सूफी संत हो जाएंगे। तो ये हमारी बात होगी सर। दूसरी बात इन्होंने कहा कि एक चीज तो प्रमाणित करती है, पृथ्वी गोल है और अपने एक्सिस पे घूमती है, अपनी धुरी पे घूमती है, परिक्रमण की बात नहीं कर रहे हैं वो। दूसरी बात, शून्य की खोज करी थी, सबसे बड़ी हाईलाइटेड बात है। शून्य की खोज करी किसने? आपके आर्यभट्ट ने। एक प्रश्न और आता है इसी में, डिबेटेड है, किसने स्पष्ट रूप से स्थापित कर दिया? किसने? आर्यभट्ट साहब ने। लेकिन पहली बार शून्य को डिफाइन करने की कोशिश करी थी वो है आपके पिंगल साहब। छंद शास्त्र सुने आपने? छंदों को क्या बोला जाता है? पिंगल भी बोला जाता है कई बार, है ना? ऋषि है बड़े, पिंगल ऋषि है। इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश करी थी शून्य को, लेकिन श्रेय जाता है किसको? आर्यभट्ट साहब को। आगे हम बात करेंगे आर्यभट्ट ने वर्गमूल
घनमूल निकालने की विधि स्थापित करी, ज्या का सिद्धांत दिया जिसको साइन बोलते हैं। चलो पढ़ रहे होंगे। और ये सब कहाँ दिया है? 5th सेंचुरी में ही दे दिया है। सब ठीक है, मेरी बात समझ आएगी। आर्यभट्ट साहब से रिलेटेड चीजें ध्यान रखना। आगे हम बात करेंगे नागार्जुन। नागार्जुन का समय है 150 ईस्वी का, ईसा पूर्व नहीं है, से लेकर के लगभग 250 ईस्वी का बताया जाता है। और इसमें डिबेट है, कहीं कोई क्लियर नहीं है। तो जो सर्वमान्य वो उठा के दे दिया मैंने आपको, ठीक है ना। सर्वमान्य लगभग 150 से लेकर के 250 के बीच में। तो हमें मोटा मोटी ये रखना है कि भाई साहब का टाइम कहाँ है लिंक, हमें इतिहास में बस इतना रखना है एंशिएंट वाले में। एग्जैक्ट तो इतिहासकार भी नहीं है तो क्या करें, पर ये पता पड़ी हाँ 150 से 250 का टाइम तो इधर है ना। तो नागार्जुन यहाँ पे है और आपको पता हो ये बौद्ध धर्म से संबंधित भी रखते हैं। और शून्यवाद के क्या है? जनक है, माध्यमिक वो वाला है ना, मध्य मार्ग वाले। अच्छा, एक और खासियत है नागार्जुन ऐसे ही नहीं है, ये क्या है? रसायन विज्ञान के ज्ञाता भी है, केमिस्ट्री के ज्ञाता भी है, विशेषज्ञ केमिस्ट्री के। देखो इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं। पुस्तक में क्या है? रस रत्नाकर, केमिकल होता है ना, रस रत्नाकर लिखी इन्होंने, आरोग्य मंजरी लिखी। तो ना केवल केमिस्ट्री बल्कि क्या आपका मेडिसिन के फील्ड में भी इन्होंने काम करा है। तो बड़े बड़े लोग हुए क्या, विद्वान इस देश में पैदा हुए। चलो सर आपके एक और से मिलाते हैं बराह मेरे हिसाब से, और ये नवरत्नों में से एक है, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। इन्होंने भविष्यवाणी करी थी, ज्योतिष के फील्ड में भी काम करा था। इन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि जो राजा का बेटा है ना वो निपट लेगा सबसे पहले। उज्जैन से संबंध रखते हैं, 505 से लेकर के 587 ईस्वी तक है। कहने का मतलब आर्यभट्ट के बाद में आते हैं। आर्यभट्ट के बाद में आएंगे तो आर्यभट्ट ने जो ज्या का सिद्धांत दिया उसको एक्सप्लेन और ज्यादा किसने किया? वराहमिहिर साहब ने। गणितज्ञ ये भी है, ज्योतिषी ये भी है। तो ज्या के सिद्धांत को और अधिक परिशुद्ध किया और अधिक उसको जो है ना सिंप्लीफाइड करा। ज्योतिष के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। और ज्योतिषी तो है ही है, और इनका जो ग्रंथ है वो है पंच सिद्धांतिका। प्रश्न याद रखिएगा, वराहमिहिर का, या उल्टा पूछेगा, पंच सिद्धांतिका जो ग्रंथ है उसका संबंध किससे? वराहमिहिर से। मैंने एक जगह नहीं रखी बुक्स, क्या जहां जहां आती गई वहां बुक्स रखी है, ठीक है। एक जगह रखा तो फिर आपका ब्रेन नहीं काम करता है, रटता है फिर उसको, ठीक। तो इनकी ये बुक हो गई हमारी। अगले हमारे पास में जो व्यक्ति है उनका नाम है ब्रह्मगुप्त। क्या है? ब्रह्मगुप्त है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसको कहते हैं आपका ब्रह्म सिद्धांत, या हम कहेंगे कि आपका ब्रह्म सिद्धांत किसने दिया? ब्रह्मगुप्त ने। इसमें तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम में छिपा हुआ है, ठीक है। इन्होंने कुछ सूत्र दिए, जैसे कि आपका चक्री चतुर्भुज के क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ये ब्रह्मगुप्त ने करा। चक्री चतुर्भुज, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? अच्छा। विकर्णों की लंबाई ज्ञात करने के इन्होंने सूत्र दिए। विकर्ण होते हैं, कैसे लंबाई ज्ञात करते हैं। और उसके बाद में द्विघात समीकरण को हल करने के सूत्र भी इन्होंने दिए। द्विघात समीकरण होते हैं उनको भी। शून्य के प्रयोग के नियम दिए इन्होंने बाद में। शून्य को ज्ञात किया आर्यभट्ट साहब ने। बाद में शून्य के प्रयोग के नियम क्या क्या होंगे, कैसे प्रयोग किया जाएगा, वो ब्रह्मगुप्त ने किया। सर इनका टाइम कौन सा है? 7वीं सेंचुरी। तो हर एक विद्वान जो आगे आता है वो पुराने विद्वानों से क्या होता है? लाभान्वित होता है। तो इनके पूर्वज कौन है? वराहमिहिर साहब भी हैं, और उनसे पहले कौन है आपके? आर्यभट्ट साहब भी, ठीक है। हर एक अगली पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी की क्या होती है? ऋणी होती है ज्ञान के क्षेत्र में, नहीं होता है क्या? चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। इसी काल में आपकी पुराणों की रचना हुई। ये कितने? अष्टदश पुराण है ना आपके, कितने? 18 है। अष्टदश 18 तो हो गए अष्टदश क्या 18 तो हो गए। 18 पुराण है। तो वर्तमान जो स्वरूप उनका देखने को मिलता है वो गुप्त काल में ही था। अच्छा, पुराणों में सबसे प्राचीनतम कौन है? जल्दी बताओ। मत्स्य पुराण, मत्स्य अवतार की बात करता है, विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा चलेगा। तो अनेक स्मृतियों एवं सूत्रों का परभाष्य भी लिखे गए। और स्मृतियों में बात करेंगे, कुछ इंपोर्टेंट स्मृतियां हैं। नारद स्मृति, जो पराशर या पाराशर स्मृति एक ही बात है, और बृहस्पति और कात्यायन, ठीक है, ओके। इसमें से नारद स्मृति ध्यान रखना, नारद स्मृति में ही है क्या? बताओ जल्दी से। नहीं, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया नारद स्मृति में। इसमें और भी चीजें, इसमें बोला गया है कि जो शूद्र हैं वो क्या कर सकते हैं? आपका अनुष्ठान कर सकते हैं, मुक्ति का अनुष्ठान कर सकते हैं। नारद स्मृति में ये याद आ रहा है? पढ़ते तो ज्यादा हो तुम। पराशर कौन है? ऋषि पराशर हैं। इनकी कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। आपको पता हो, वास्तव में देखा जाए तो ये पांडव कुछ और नहीं है, ये सब के सब क्या है? ऋषि पराशर की संतान है। ये बताओ, कहानी शुरू होती है महाभारत की कहां से? शांतनु है, महाराज शांतनु, और उनका ब्याह हुआ है गंगा से। कुछ दिनों के बाद में वो कहानी शुरू होगी, 7-8 बच्चों वाली। लास्ट वाले पे वो बोल जाते, मानते नहीं है, चुप रहने के लिए बोलते हैं, फिर वो चली जाती है। यहाँ से हुई बात, अकेले रह गए। उनकी भेंट होगी कहाँ? बताओ, सत्यवती से कोई नहीं हुई। उसके बाद में क्या हुआ? वो मानी नहीं, मछुआरन मानी नहीं,
भाई रूठने लगे या सूखने लगे, तो उनके पुत्र हैं, कौन, क्या नाम है, देवदत्त, तब तक भीष्म नहीं है, वो तो प्रतिज्ञा करने के बाद में होते हैं। पता पड़ी कि पापा प्रेम में है, तो बात करने पहुंचे तो उन्होंने बोला देखो बात तो सही है, राजा ही तो प्रेम में। उन्होंने शर्त रख दी कि क्या गारंटी, तुम राजा बनोगे, तुम बड़े हो, ज्येष्ठ हो, ठीक है, तुम्हारे बारी बच्चे होंगे, तो सिक्योर होना चाह रही थी। उन्होंने उसी टाइम पे बिना पूछे पापा की टेंशन खत्म कर दी। पापा तुम ना अपनी सेटिंग बनाए रखो। उन्होंने बोला हम अपनी सेटिंग खत्म करते हैं, हम आजीवन कुंवारे रहेंगे, भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं। और एक और बात कहते हैं कि जब तक हम रहेंगे तब तक सिंहासन की सेवा करें, चाहे कहते हैं ना निकट गंवार क्यों ना बैठा हो। तो वही होता भी है। तो यहां से कहानी शुरू होती है। अब क्या होता है, एक समय बाद में जो इनसे शांतनु से इनसे संतानें पैदा हुई, विचित्र वीर, फलाने वीर, ये होते हैं, लास्ट में कहते हैं वो दोनों ही खत्म हो जाते हैं। एक तो ऐसा है कि आया और इनके लिए लूट के लाते हैं 3 को, अम्बा, अम्बे, अम्बालिका, इनमें से एक तो सेकेंडरी बन जाती है, इन जो 2 रह गई है ना, ठीक है। अब उनकी कहानी रहती है कि पूरा वंश खत्म हो गया। माता सत्यवती कहती है बेटा तुम कर लो, ठीक है, इनसे ब्याह कर लो, वंश तो चलाओ। तो अब ये कहते हैं कि मम्मी तुमने पहले डिसाइड नहीं करा, अब तो गड़बड़ है, हम प्रतिज्ञा कर चुके हैं, वो तोड़ेंगे नहीं। शांतनु भी नहीं रहे कि नई जनरेशन शुरू कर दें, कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो कहती है चल तो जाएगा, मेरी साइड से चल जाएगा। कैसे कि एक हमारा पुत्र है जिसका नाम है वेदव्यास। ये तुम्हारा कैसे है कि वो पुरानी कहानी है, ऋषि पाराशर और हमारी कहानी है, ब्याह से पहले का कांड है, ठीक है। तो ये वो पाराशर, वेदव्यास सत्यवती के और पाराशर के पुत्र थे। शांतनु के मिलने से पहले ही हो गया था काम, ठीक है। तो कहते हैं सारा ड्रामा वेदव्यास का है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो गुप्त काल में कुछ स्मृतियों का जन्म भी होता है या रचना होती है, उनमें से नारद स्मृति, पाराशर और बृहस्पति वगैरह, इनको ध्यान रखना 2 वाले। सर आ जाते हैं कुछ आपकी पुस्तकें रह गई, जिनमें से कौन सी है, रघुवंश, रघुवंशम या रघुवंश, विक्रमोर्वशीय, विक्रम और उर्वशी की कहानी। ये विक्रम ये वाला नहीं है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, विक्रम दूसरा वाला ये। कालिदास ने लिखे हैं, कालिदास के हम पुराने भी कर चुके हैं, ठीक है, आप याद कर लेना, मैं यहाँ रिपीट करने का मतलब नहीं है, क्लास लंबी हो जाती है। आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, दोनों किसके हैं, आर्यभट्ट साहब के, याद रखना इंपॉर्टेंट आपके। सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम से तो सिंपल है, इसको तो याद ही नहीं रखना, क्यों, नाम में ही है। सूर्य सिद्धांत याद रखना। अब 2 है, 2 में से कौन सी याद रखनी है, एक याद रखनी है, सूर्य सिद्धांत। किसने दिया, आर्यभट्ट साहब ने। पंचतंत्र इंपॉर्टेंट है आपकी, किसने लिखी, विष्णु शर्मा ने लिखी। ये गुप्त काल से संबंध रखती हैं। कुछ किताबें और हैं जिनको देख लेते हैं। न्यायावतार, न्याय के अवतार, ये लिखी सदस्य ने। योगाचार लिखी असंग ने, और अष्टांग संग्रह लिखी वाघभट्ट ने। बड़ा नाम है इसलिए मैंने रेड में नाम लिखा, हाईलाइट करके लिखा। वाघभट्ट साहब ने क्या लिखी है, अष्टांग संग्रह। और सर आपको एक बात बताएं, ये आयुर्वेद का ग्रंथ है, और अष्टांग 8 भागों में बांटा किसने था, भगवान धन्वंतरी ने। आपको पता हो, भविष्यवाणी थी, आप क्या करोगे, आयुर्वेद को 8 खंडों में बांटोगे, और उसका संग्रह लिख दिया किसने, वाघभट्ट ने। ये आयुर्वेद का ग्रंथ है अष्टांग संग्रह। क्लियर है ना, रटना नहीं पड़ेगा ना। चलो, तो ये है हमारी बात, और यहाँ खत्म होता है हमारा कौन, गुप्त काल। कोई भी बात नहीं छोड़ी। अब हम चलते हैं आपके पोस्ट गुप्ता पीरियड, गुप्तोत्तर काल, गुप्त के उत्तर काल। यहां से हमारी शुरुआत होगी। किस तरीके से हम चलेंगे, उनको एक बैकग्राउंड देखेंगे कि कैसा है ये। कुछ राजा बनते हैं, आपके सोशल स्ट्रक्चर क्या हो गया है, ठीक है, लॉर्ड एंड पेजेंट्स बन गए हैं, प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट, कास्ट में आपका अंतर होएगा, कास्ट में क्या है, ऊपर नीचे होंगी चीजें। एक नई कास्ट बन के आ जाएगी जिसको कहेंगे वर्ड संकर। चलो अभी इतना नहीं करते, बैकग्राउंड में देखेंगे तो कुछ जगह जगह से आपके गोल्डन एज एंडेड विद द डिक्लाइन ऑफ द गुप्तास एंड देयर द फ्यूटिटरीज द 6th सेंचुरी एडी। फ्यूटिटरी का मतलब होता है अलग अलग जो सामंत बन गए थे, ठीक है, सामंती व्यवस्था थी ना इनकी, तो वही अपने आप में पावरफुल हो गए, क्योंकि इनका जो मेन जो सेंटर था, जो कुछ रूलर थे इनके वीकर निकले, कमजोर निकले, तो इन्होंने सामंत बना रखे थे, उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, राजा घोषित कर दिया। जैसे पुष्यभूति, कहाँ का है, थानेश्वर का नाम है राजा का। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन है, पुष्यभूति ही है, ठीक है। वो बात अलग है, उसमें बाद में वो आएंगे आपके नरवर्धन, आदित्यवर्धन, उसके बाद में प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटा, हर्षवर्धन छोटा है, ठीक है। इस तरीके से देखोगे तो ये कहानी शुरू होती है। तो यहां हमारे बात की कि कैसे आपका सामंती व्यवस्था आपकी रहती है। जनरली रेफर टू एज द अर्ली मेडिवल पीरियड। इसको क्या बोला जाता है, पूर्व मध्यकाल भी बोला जाता है, गुप्तोत्तर काल को, क्योंकि मध्यकाल आ जाएगा जैसे आपके इन्वेजन हो जाएगा किसका, दिल्ली सल्तनत शुरू होगा, वहीं से आपका शुरुआत हो जाएगा मध्यकाल का, ठीक है। इमरजेंस ऑफ न्यूमरस रीजनल किंगडम, अलग अलग क्षेत्रों में नए नए राज्य उभरे। राज्य कहीं नहीं थे सर, वो जो सामंत थे ना, उन्होंने अपने आप को आजाद कर लिया था, बोला भाई हम नहीं मान रहे, हम अपने आप में राजा हैं। इस तरीके से हो गया था, रीजनल हो गया था। पुष्यभूति, पाल एंड आपका प्रतिहार, चालुक्य, पल्लव, चोल, इंपोर्टेंट रीजनल किंगडम्स देखने को मिलेंगे पूरे इंडिया में। इस तरीके से आप करें।
They had a feudal political structure and influenced post Gupta society as well. तो इनका जो सिस्टम रहा है तो फ्यूडल ही रहा था। फ्यूडल बोले तो सामंती व्यवस्था ही रही थी सबने, जितनों ने उसी सिद्धांत को यूज किया। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपका ये जो जगह है कौन सी वाली, पुष्यभूति, यहाँ पे थानेश्वर में हरियाणा वाले एरिया में पड़ता है, यहाँ पे पुष्यभूति है। और कन्नौज में देखने को मिलेंगे कौन से आपके, मोखरी, है ना। थोड़ी सी कहानी आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं, कल हम उसको कराएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, राजवर्धन है, अच्छा मैंने बताई थानेश्वर में जो पुष्यभूति वंश है उसका संस्थापक कौन है, पुष्यभूति ही है। उसके बाद में नरवर्धन आया, आदित्यवर्धन आया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास कौन आ गया, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन आपका ठीक है ना, प्रथम प्रतापी राजा है पुष्यभूति वंश का। वो तो लड़ते ही रह गए, कौन, पुष्यभूति तो सामंती थे, गुप्तों के सामंत है ये सब। उसके बाद में प्रभाकर वर्धन ने अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करी थी। फिर उसके बाद में उनका बड़ा बेटा राजवर्धन राजा बनता है। और देखो 3 संतान थी प्रभाकर वर्धन की, राजवर्धन बड़ा बेटा, हर्षवर्धन छोटा बेटा, एक है पुत्री का नाम है राजश्री, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, राजश्री का ब्याह करा दिया ग्रहवर्धन के साथ में। ग्रहवर्धन कहाँ का है, मोखरी, मोखरी है ये, कन्नौज का, मोखरी वंश का है। यहां शादी करवा दी, ठीक है। तो होता क्या है कि अब यहाँ पे शादी करवा दी, मालवा का एक राजा है, बाकी डिटेल बाद में दूंगा, अभी करते हैं। उसने क्या करा, ग्रहवर्धन को मार दिया। तब इनके जीजे को मार दिया तो राजवर्धन जाएगा कि नहीं वहां पे, ठीक है। राजवर्धन जैसे ही आया कन्नौज, वैसे इसने क्या करा, मालवा वाले ने शशांक से मिल गया, बंगाल का है ना राजा, शशांक ने और इसने मिलके दोनों क्या कर दिया, राजवर्धन को ही मार दिया। पहले तो ग्रहवर्धन मारा, फिर उसके बाद में मार दिया किसको, राजवर्धन को भी मार दिया। कहानी समझ में नहीं आई। बहन में आती कहां पे, कन्नौज में, नाम है राजश्री, राजश्री के दूल्हे का नाम ग्रहवर्धन, उसको मार दिया। तो राजवर्धन आएगा कि नहीं वहां पे वो करने के लिए, आया। तब तक इसने क्या किया, मालवा नरेश ने मिलके किसे, शशांक से मिलकर के, जो बंगाल का वो है गौड़वंशी है, इस दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, राजवर्धन को मार दिया। लो हो गया कलेश भाई। अब 606 का समय आ गया, 606 में ईस्वी में हर्षवर्धन बना दिया क्या, थानेश्वर का राजा। वो बेवकूफ नहीं था, वो बहुत चालू था, उसने आकर के फिर इनको हरा दिया है। बाद में फिर बहन भाई दोनों ने क्या किया, कन्नौज से शासन करा, ये देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरीके से हम कहानी आगे पढ़ेंगे, बाकी डिटेल करेंगे कल, ठीक। इस तरीके से इनकी एक व्यवस्था थी, पिरामिड था। किस तरीके से इनका जो फ्यूडल, जो सामंती व्यवस्था है, ऊपर आपका मुनार्क है, राजा है, नोबेलिटी, कुछ आपके बड़े बड़े आपके कहते हैं पद वाले, नोबल, नोबल का मतलब क्या है, कुलीन वर्ग। उसके बाद में आपके कुछ नाइट हैं, योद्धा वगैरह हैं, ठीक। उसके बाद में फिर किसान विसान है, वो नीचे हैं, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें। तो बहुत सारी चीजें इनको देखेंगे। हमने शुरुआत करी इसकी, सोशल स्ट्रक्चर क्या था, लैंड ग्रांट्स लैंडेड टू द इंटरमीडिएटली मॉडिफाई द वर्नर डिविडेड सोसाइटी। अच्छा, कलयुग शुरू हो गया है इनके टाइम पे। सर मुझे कई बार तो ये डाउट होता है कि ये जो युग बना है कहीं यही है। देखो ये चीज डिबेट हो जाएगी, लेकिन एक विद्वान है हिस्ट्री के, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, सो रिमेंबर दिस। वो कहते हैं कि जो वो है ना तुम्हारा मौर्य काल के बाद में कौन आता है, जल्दी बताओ, क्या है, नागवंश है ना, शिशुनाग, नहीं शिशुनाग तो उधर है, अरे उसका नाम क्या है, पतंजलि जिसके उसमें पुष्यभूति। कहते हैं कि ये कोई और नहीं राम, ये पुष्यभूति की ही कहानी है पूरी, है तो पता नहीं क्या सच है वो करके, ठीक। तो हमें जो बताया जाता है वैसे हम चलते हैं, जो भी है उस पर कोई इशू नहीं। अब एक और चीज है, इस पर तुम ज्यादा दिमाग भी नहीं लगा सकते, लगाओगे तो कुछ न कुछ लोग ऐसे बैठे हुए। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि धर्म जो है ना ओपीएम की तरह अफीम होती है ना, उस तरीके से। मैंने नहीं कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा। तो अब देखो इस पे किसी ने देखा नहीं है क्या कैसे करके, लेकिन फिर भी है कि जिज्ञासा तो रहती है, सही क्या है गलत क्या है अपन खुद देखेंगे। तो वर्ण संकर एक नया चीज उभर के आएगी इस टाइम पे। 4 वर्ण रहा करते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यहाँ पे एक नया वर्ग उभर के आया जिसको कहते हैं वर्ण संकर। न वो ब्राह्मण है, न वैश्य है, न शूद्र है, वो क्या है, अलग अलग से मिल करके नहीं होता है। हो सकता है ब्राह्मण जी ने शादी कर ली हो छत्राणी से, उल्टा नहीं होता था यहाँ पे, वर्ण संकर हो गए। चलो लॉर्ड्स एंड पेजेंट्स, बहुत सारी चीजें देखेंगे, कौन है कहाँ है, प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट, कास्ट कैसे एक दूसरे से आपका गायब हो जाती है, और एक नया वर्ग उभर के आएगा जिसको कहते हैं कायस्थ, ग्रोथ ऑफ कायस्थ। कायस्थ क्या है, भूमिदान हो गया, वहां से आपका कायस्थ उभर के आए, और कैसे क्या चीजें इनको देखेंगे। अनटचेबल भी कैसे क्या होगा, फिर समरी है लास्ट में देखेंगे। तो सारा चीज है, आर एस शर्मा की बुक है एंशिएंट हिस्ट्री में, उसकी चर्चा, ठीक है। आज की क्लास यही रखते हैं, बस स्टार्ट करेंगे आपका क्या, अब हर्षवर्धन की कहानी शुरू करेंगे बेहतरीन वाली, ठीक है। खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा।